आज हम लोग पढ़ेंगे जो रासायनिक का जो कि हम लोग को चला है, रसायन 11वां का रसायन में ऊष्मा गति की, उसमें पढ़ेंगे आज विभिन्न प्रकार का जो प्रतिक्रिया इंथैल्पी के बारे में हम लोग पहले पढ़ाई की। तो विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया की जो इंथैल्पी होती है, जिसको में हम लोग जैसे है विचलन इंथैल्पी, दहन इंथैल्पी, जालक इंथैल्पी, तुम्हारा हो गया करण इंथैल्पी, विलयन इंथैल्पी, बंधन आबंध का जो तोड़ने के लिए जो इंथैल्पी चाहिए, और तुमको तनुकरण इंथैल्पी, इन सबों की चर्चा इसमें करेंगे और उसके जो उदाहरण वगैरह हैं उसको भी हम लोग इस लेक्चर में शामिल करेंगे। तो आज का जो पहला जैसे है, पहले जैसे विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया, जैसे इंथैल्पी परिवर्तन तो समझ में आया होगा, पिछले लेक्चर बताए थे। प्रतिकारक का इंथैल्पी और प्रतिफल का, दो तरह का इंथैल्पी होगा। प्रतिफल के इंथैल्पी में प्रतिकारक का इंथैल्पी को अगर घटा देते हैं तो उसको जो कहते हैं उस प्रतिक्रिया की इंथैल्पी कहते हैं। तो अब जैसे उसी चर्चा को हम लोग दूसरे रूप में आगे करेंगे, अलग अलग जैसे प्रकार की प्रतिक्रियाएं बहुत, तो उसका अलग अलग नाम हम लोग दे सकते हैं इंथैल्पी का। तो मूल जो बात है, किसी भी प्रतिक्रिया का इंथैल्पी परिवर्तन निकालना हो तो उसके प्रतिफल के इंथैल्पी में प्रतिकारक के इंथैल्पी को घटा देंगे। अगर वह ऊष्मा क्षेपी है तो डेल्टा एच का जो इंथैल्पी परिवर्तन निगेटिव आता है, ऊष्मा शोषी है तो डेल्टा एच का मान धनात्मक आएगा। तो ये तुमको मूल बातें पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि तुमको है पहला जो है मानक विचलन इंथैल्पी। मानक शब्द किसी भी प्रतिक्रिया में जुड़ता है तो ये सब तुमको परिचित हो गए। मानक का मतलब वह प्रतिक्रिया जब 298 केल्विन ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर कराई जाती है। मानक विचलन इंथैल्पी। विचलन का इंग्लिश होता है फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी का फॉर्मेशन, विचलन मतलब किसी चीज को बनाना। तो उसको बनाना है तो जैसे किसी भी प्रतिक्रिया में अगर हम लोग उसको उसके अवयवी तत्व से उसका एक मोल बनाए, अवयवी तत्व जो प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है उसको 1 वायुमंडलीय दाब और 298 केल्विन पर अगर बनाए, जो प्रतिक्रिया होगी किसी चीज के निर्माण में, तो उस प्रतिक्रिया का जो इंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे हम लोग उसकी विचलन इंथैल्पी कहेंगे। ऐसे परिभाषा पहले लिख लेते हैं। किसी पदार्थ के एक मोल को 298 केल्विन ताप एवं 1 वायुमंडलीय दाब पर उनके अवयवी तत्वों जो प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है, जो प्राकृतिक अवस्था में हो से बनाने में जो इंथैल्पी परिवर्तन होता है, जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, इंथैल्पी परिवर्तन होता है, उसे मानक विचलन इंथैल्पी कहते हैं। मानक विचलन इंथैल्पी कहते हैं, मानक विचलन इंथैल्पी कहते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया विचलन इंथैल्पी का। जैसे कि अब तुमको अगर बनाते हैं जल, जैसे बनाते हैं लोग, तो जल हम लोग जो बनाएंगे तो जल क्या होगा, तुमको जल बनाते हैं, जल में 2 प्रकार के परमाणु हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अगर उसका हाइड्रोजन का जो परमाणु जो प्राकृतिक अवस्था होता है वो H2 के रूप में पाया जाता है, तो इसको H2 गैस हो गया, प्लस ये तुमको ऑक्सीजन भी पाया जाता है O2 गैस में, ये भी O2 रूप में प्राकृतिक अवस्था में जैसे पाया जाता है, और इससे बन जाएगा H2O लिक्विड। H2O जो है तुमको 298 डिग्री पर लिक्विड बनाना है। तो इस प्रतिक्रिया में जैसे कि तुमको संतुलित करना है, तो कभी भी ये बात ध्यान रखना, जिसका विचलन करना है उसका एक मोल बनाइएगा, तो जाहिर H2O के में संतुलन में किसी चीज से गुना नहीं होना चाहिए, क्योंकि H2O का एक मोल बनाना है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ H2 HH तो 2 है ही, लेकिन O2 का यहाँ पर कितना है, यहाँ पर O2 का 2 परमाणु है, यहाँ पर 1 परमाणु है, तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको, हाफ O2 से बैलेंस करेंगे।
तो क्या क्या ध्यान रखना है, H2 जैसे तुमको हो गया H2 गैस 2 है ही तुमको, प्लस क्या हो जाएगा तुमको हाफ O2 करना होगा हमको, और यहाँ पे और H2O एक ही रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। जिसका जो इंथैल्पी होगा वो कितना होगा, डेल्टा F फॉर फॉर्मेशन, मतलब कि डेल्टा H और यहाँ पे नॉट लगा दिया तो 298 केल्विन ताप पर हो गया तुमको, एक बैंड ताप पर, तो इसका मान जो होता है वो होता है तो तुमको -285.8 किलो जूल पर मोल। तो ये जो तुम्हारा हो गया, जब कोई भी चीज प्रकृति में अगर तुमको H2 और O2 से H2O बना है, बन के ही मिलता है, तो इस प्रतिक्रिया, इसके बनने का कारण यह है कि इसमें इंथैल्पी परिवर्तन जो है तुमको उसका जो कोई भी प्रतिक्रिया जो नेचुरली होती है, जब इंथैल्पी परिवर्तन कम होती है, इंथैल्पी मतलब कि कम करने के लिए ही वह परिक्रम होता है, तो जनरली जो विचलन इंथैल्पी होगा वह तुमको बंधन बनता है, तो उसके कारण उसकी इंथैल्पी घटती है और इसी से उसको स्थायित्व भी मिलती है। तो हमेशा इसका मतलब ये माइनस में होगा। जैसे एक और तुमको है, जैसे क्या तुमको सी सॉलिड, तो इसका मिथेन का दिया हुआ है दूसरा, सी सॉलिड ग्रेफाइट से कर सकते हैं, प्लस 2H2 गैस, इससे क्या बन गया CH4, इसका डेल्टा H कितना दिया हुआ है, डेल्टा H, CH4 गैस बन गया, डेल्टा FH0, विचलन देखो कितना है इसका CH4 का, -74, हाँ -74 पॉइंट माइनस विचलन इंथैल्पी में 74 किलो जूल पर। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका हो गया तुमको, जैसे H2 का, इसका शायद यही है इसका, हाँ 277, किसका, मिथेन का, -277, इसको काटते हैं, डेल्टा FH0 जो होता है मिथेन का -277, CH4 का ना, CH4 -74.81, कैसे बोल दिया, लिखिए -74, ठीक था लिखा हुआ। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा इसका विचलन इंथैल्पी का मान। और है तुमको जैसे कि इसी तरह से जैसे कि और भी किसी को बना सकते हैं, तो अब जैसे कि है तुमको अब -74 है इसका, लेकिन अगर कोई प्रतिक्रिया जैसे कराए हम लोग और उसको जैसे कि अब एक प्रतिक्रिया तुम्हारे बुक में दिया, जैसे CaO सॉलिड, CaO मतलब कि CaOS प्लस CO2 गैस, इससे बन गया CaCO3 सॉलिड, तो इसका तुम शायद बता रहा था -178.3 है, तो ये तुमको विचलन इंथैल्पी नहीं कहलाएगा, किलो जूल पर मोल, तो ये इंथैल्पी परिवर्तन है, लेकिन ये विचलन इंथैल्पी में शामिल नहीं होगा, यह विचलन इंथैल्पी नहीं है, यह विचलन इंथैल्पी का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है, ये जो प्रतिक्रिया है यह उसका उदाहरण नहीं का है, क्योंकि देखो इसको जो CaCO3 आपको बनाना था, तो ये बनाते इसके जो है जो तत्व है Ca है, कार्बन है और तुमको ऑक्सीजन है, तो इसको बनाना चाहिए था आपको, ये इसका विचलन के लिए आपको Ca सॉलिड होना चाहिए था, तुमको कार्बन सॉलिड होना चाहिए था, और हाफ O2 क्या होता है गैस में होना चाहिए, और 3/2 हो जाता है CaCO3 सॉलिड। इस प्रतिक्रिया का इंथैल्पी बता देता, तब ये तुमको क्या होता है, ये विचलन इंथैल्पी होता है। तो विचलन इंथैल्पी के सिर्फ बनना नहीं, उसको अवयवी तत्व से बनना है, उसका एक मोल बनना है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस प्रतिक्रिया में ये अवयवी तत्व कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है, ये तत्व नहीं है, ये तो यौगिक हो गया, इसलिए यह विचलन इंथैल्पी में शामिल नहीं हुआ। ये मैंने तुमको बताया इसलिए, इससे तुमको मतलब कि गलती ना समझ लें, फिर से मैंने उसको रिमाइंड किया कि जब भी बनना है तो किससे बनना है, अवयवी तत्व से बनना है, ना कि यौगिक से। और दूसरा बात ये और है इससे जुड़ा हुआ, कोई भी प्रतिक्रिया है उसका अगर विचलन इंथैल्पी जो होता है उसके अवयवी तत्व से हम लोग बनाते हैं, किसी प्रतिक्रिया का जो अभिक्रिया में जो इंथैल्पी परिवर्तन है उसमें, उसके लिए तुमको जो किसी प्रतिक्रिया का अभिक्रिया का या इंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात करना हो, तो उसके जो कि तुमको प्रतिफल है उसके विचलन इंथैल्पी में अगर प्रतिकारक के विचलन इंथैल्पी को घटा दिया जाए तो उस प्रतिक्रिया का इंथैल्पी परिवर्तन प्राप्त हो जाता है। विचलन इंथैल्पी अगर प्राप्त हो तो ये भी तुमको एक तरीका है बनाने का कि तुमको विचलन इंथैल्पी से किसी प्रतिक्रिया का इंथैल्पी, अभिक्रिया की इंथैल्पी भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं।
जैसे इस बात को इस ढंग से लिख देते हैं लगे, विरचन एंथैल्पी की मदद से अभिक्रिया की एंथैल्पी भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी एक लाइन लिख लेते हैं यहाँ पर। विरचन एंथैल्पी का परिभाषा हो गया तुम्हारा, इसके एक उपयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं और दहन एंथैल्पी के बाद हम लोग एक उदाहरण देंगे तो उसमें भी इसका प्रयोग हम लोग दोनों करेंगे। चलिए इसको जैसे है, किसी प्रतिक्रिया में उपस्थित प्रतिफलों के विरचन एंथैल्पी में प्रतिकारकों के विरचन एंथैल्पी को घटाकर उस प्रतिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन को ज्ञात किया जा सकता है। उसको ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि तुमको कोई प्रतिक्रिया है, जैसे कि कोई भी रिएक्शन है, जैसे एक उदाहरण के लिए लेते हैं CH4 गैस, इससे तुमको हो गया प्लस O2 तो हो जाएगा तुमको, ऐसे तो बैलेंस ही कर देते हैं, 2O2 हो जाएगा तुमको, तो 2O2 गैस, इससे बन जाएगा तुमको CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। इस प्रतिक्रिया का डेल्टा H जो है तुमको डेल्टा H बराबर हुआ, इसका मतलब मान क्या हुआ, ये क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने कहा कि तुमको डेल्टा H इसका निकालना है। जैसे देखो हेस के नियम के आधार पर भी हम लोग बनाएंगे, तो सबका पहले एंथैल्पी, अगर हमको सबका दिया हुआ एंथैल्पी परिवर्तन, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग को, जैसे अभी जो बता रहे हैं उसी पर अगर फोकस रखें, तो डेल्टा H इस प्रतिक्रिया का निकालना है। तो हमने कहा कि एंथैल्पी परिवर्तन पहले प्रतिफल का ले लीजिए। तो एंथैल्पी प्रतिफल में कौन बना हुआ है, CO2 बना हुआ है एक मोल, तो डेल्टा FH नॉट CO2 का ले लीजिए, फिर प्लस क्या लीजिए, 2 मोल बना हुआ है, वाटर बना हुआ है 2 मोल, तो 2 गुना डेल्टा FH मतलब फॉर्मेशन H2O लिक्विड का भी लीजिए, माइनस, इसलिए अब प्रतिकारक को घटाइए। प्रतिकारक में कौन है, माइनस में है तुमको डेल्टा FH CH4 गैस का, और O2 जहां तक है, O2 का तो खैर जीरो ही है, तो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं। O2 प्राकृतिक अवस्था में है तो उसका कोई मतलब तत्व ही है, तो उसका तो जीरो ही होगा, तो वो तुमको उसका कोई लिखने का जरूरत नहीं है। तो इसका डेल्टा H अब देखो निकाल सकते हैं हम लोग, कितना होगा इसका डेल्टा H, तो डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा तुमको, पहले तो CO2 का जहां तक एंथैल्पी जो है तो फॉर्मेशन होता है, जिसका डाटा तभी नहीं लिखे, ये होता है -393.5 किलो जूल, और फिर हो गया 2 गुना प्लस हो गया तुमको 2 गुना -285.8 किलो जूल, और फिर मीथेन का अभी हमने लिखा था कितना, -74 -74.8 किलो जूल, यही था ना। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये तुमको क्या जाएगा, इस प्रतिक्रिया के दहन की एंथैल्पी हम लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं, ये तुमको इतना किलो जूल में इसका आंसर आ जाएगा। तो इस किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया का इस ढंग से एंथैल्पी परिवर्तन हम लोग इससे ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या किए, फिर से इस बात को देखें, मतलब इसका जो पहले प्रतिक्रिया को संतुलित कर लीजिए, उसके बाद जो है तुमको जो प्रतिफल है उसका विरचन एंथैल्पी, मानक विरचन एंथैल्पी का मान होना चाहिए, और प्रतिकारक का एंथैल्पी का मान घटा करके उस प्रतिक्रिया का विरचन एंथैल्पी का मतलब कि उस प्रतिक्रिया की एंथैल्पी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तुमको इस उदाहरण से समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। अब है वो दहन एंथैल्पी, दूसरा नंबर दहन की एंथैल्पी। तो
दहन एंथैल्पी हो गया तुमको जबकि हम लोग उस पदार्थ को किसी पदार्थ को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में और उसके एक मोल को जलाएगा तो जो ऊर्जा जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वह क्या कहलाएगी? दहन की एंथैल्पी कहलाएगी। किसी पदार्थ के एक मोल को अगर हम लोग जलाते हैं तो उससे जो कि एंथैल्पी परिवर्तन होगा और हाइड्रोकार्बन को अगर जलाते हैं तो जाहिर है कोई हाइड्रोकार्बन है, अगर कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें रहते हैं तो उसको जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। जैसा कि मीथेन भी हम लोग देख रहे थे, मीथेन को चाहे हम लोग का जो एलपीजी गैस आता है तो उसमें वह भी एक हाइड्रोकार्बन होता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, तो उसको भी जलाएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और गैस मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मिक्सचर प्राप्त होगा तुमको। तो ये तुमको क्या कहते हैं? किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाने का होता है और वो हाइड्रोकार्बन को जलाना अभी ऊष्मा का एक बहुत बड़ा साधन है हम लोग का एंथैल्पी का। उससे जो ऊष्मा मुक्त होती है उसी से हम लोग का दहन से जो काम है खाना बनाना या और भी प्रक्रियाएं हम लोग संपन्न करते हैं। तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद उसका उदाहरण में देखते हैं। दहन की एंथैल्पी 2 नंबर करके लिख देते हैं। दहन एंथैल्पी कंबशन एंथैल्पी, दहन का इंग्लिश हो गया कंबशन, COMBUSTI, कंबशन एंथैल्पी। किसी पदार्थ के एक मोल को हवा की अधिक मात्रा में दहन कराने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे उस पदार्थ की दहन एंथैल्पी कहते हैं। दहन एंथैल्पी कहते हैं। तो जैसे कि उसको जलाएंगे, जैसे कि अब तुमको पहले तो कार्बन जलाने के लिए तो कार्बन जैसे है तुमको C जैसे सॉलिड प्लस O2 गैस है, इससे को जलाएंगे क्या बनेगा? CO2 गैस बन जाएगा। तो इसका जो डेल्टा H जो होता है, डेल्टा H का जो मान है कंबशन हो गया तुमको, इसको जलाने में ऊष्मा मुक्त होगी, दैट इज इक्वल टू -393.5 किलो। ये कंबशन में इतना ऊष्मा मुक्त होगी। उसी तरह से जैसे कि तुमको अभी बोल रहे थे ब्यूटेन का बात कर रहे थे, तो C4H10 का कितना दिया हुआ है? C4H10 गैस है +4 + 5/2, तो 4 8 5 13/2 शायद हो जाएगा। इसका बैलेंस करेंगे तो क्या मिला? दहन का एंथैल्पी देखो, हाँ C4H10 का, ब्यूटेन का पहला तो वही 2600 या कितना था? 2600। हाँ कितना दिया हुआ है? C4H10 है C4H10 ब्यूटेन का है, किसका है रिएक्शन? E4C2 CO2 गैस और 5H2 लिक्विड। तो C4H10 का ही है, 4CO2 गैस प्लस 5H2O लिक्विड हो गया। तो डेल्टा H कितना हो गया इसका? -2658 किलो जूल पर मोल। ये तुमको हो गया इसका तुमको जो है C4H10 मतलब इसका अनुभार निकालेंगे तो 12 × 4 = 10, दैट इज 58 ग्राम। 58 ग्राम एलपीजी गैस जलेगा 2658 का तुमको करीब करीब ऊष्मा मुक्त होगी। तो जैसे 14 किलो का गैस रहता है सिलेंडर, तो कितना मुक्त होगा निकाल सकते हो। ये तुमको 1 मोल से मिलेगा। 1 मोल का अनुभार निकालेंगे तो 12 × 4 = 10, 58 ग्राम से इतना ऊष्मा मुक्त होगी। तो ये तुमको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये तुमको 1 मोल को जलाने पर जितना ऊष्मा मुक्त होगा वो क्या कहलाता है? उस प्रतिक्रिया की मानक विचलन एंथैल्पी कहलाएगी। जैसे इसके बाद तुम्हारे पास ग्लूकोज का भी दिया हुआ है, C6H12O6 का भी दिया हुआ है,
C6H12OCC ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो कि हम लोग खाते हैं, जो कि ग्लूकोज प्लस कितना O2 है, प्लस 6O2 गैस, 6O2 और H2O में H H2 नहीं है, H2 भी तो होगा ना, 3 H2 इधर में होगा, हाँ जलाने में O2 ही लगेगा, से 6O2 से बन जाएगा, CO2 बन जाएगा 6CO2 प्लस वाटर कितना बनेगा 6H2O 6H2O लिक्विड, और इसका डेल्टा H डेल्टा माइनस 2802 किलो जूल पर मोल। तो ये 1 मोल ग्लूकोज को जलाएंगे तो 2802, 1 मोल ग्लूकोज जो हम लोग खाना जो खाते हैं, तो वह जो तुमको पहले कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है, तुमको कार्बोहाइड्रेट जो सामान्यतः होता है जो कि डाइसैकेराइड के रूप में रहता है, वो तुमको ग्लूकोज में टूटता है, जिसके आधार पर ये तुमको ब्लड में यही मिक्स होता है। और इससे जो जब इसका दहन होता है ग्लूकोज का, इससे इतना उष्मा क्या होगा, इसका इसी के दहन से उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है जाके, जो ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है उसके द्वारा इसका जो है तुमको इससे उष्मा क्या होता है, प्राप्त होता है बॉडी में हर जगह। तो माइनस 2802, तो ये तुमको इसका दहन का, इस उष्मा का मान है। एक तुमको उदाहरण दिया हुआ दहन का उष्मा के बाद, तुमको एक उदाहरण है कि बेंजीन का तुमको दहन करा के दिया गया है, जो उदाहरण नंबर 8 है। तो उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, 8 नंबर उदाहरण है तुमको बुक में, एनसीईआरटी बुक से, उसको देख लेते हैं इससे, और इसका जो समझने में, और पिछला जो टॉपिक पढ़े थे उसमें भी, उसको भी समझ सकते हैं इससे, ब्रिटन एंथैल्पी के आधार पर, जिसमें ब्रिटन एंथैल्पी और दहन एंथैल्पी दोनों की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। हाँ क्वेश्चन पढ़ो। बेंजीन के 1 मोल का दहन 298 केल्विन एवं 1 हीलियम पर होता है। दहन के उपरांत CO2 गैस एवं H2O लिक्विड बनाता है तथा 3267 किलो जूल उष्मा मुक्त होती है। बेंजीन के लिए मानक ब्रिटन एंथैल्पी की गणना कीजिए। CO2 गैस एवं H2O लिक्विड उसका डाटा ले लेंगे। तो दिया हुआ है तुमको कि उदाहरण है कि तुमको बेंजीन का दहन करना है, बेंजीन का दहन करने से जो उष्मा है उसका मान दिया हुआ है, और उसका बेंजीन का ब्रिटन एंथैल्पी का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखो इसको बनाने का, जैसे एक तो हेस के नियम से भी पहले बना लेते हैं, फिर उसको ब्रिटन एंथैल्पी पर भी हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, दोनों विधि से बना सकते हैं। तो पहले हम लोग हेस के नियम का भी समझते हैं, हेस के नियम के आधार पर भी बना सकते हैं, जिस ढंग से डाटा दिया हुआ रहेगा उस आधार पर हम लोग बना सकते हैं दोनों विधि से, जैसा जरूरत पड़ेगा तो दोनों विधि आना चाहिए। तो चलो देखते हैं, पहले एनसीईआरटी का 8 नंबर है उदाहरण ये, एनसीईआरटी उदाहरण 8, एनसीईआरटी उदाहरण 8 हो गया। तो दूसरा है तुमको कौन सी, एनसीईआरटी उदाहरण 8। तो ये जो तुमको है बेंजीन में तुमको क्या होगा, बेंजीन का तुमको ब्रिटन एंथैल्पी का मान लिखा है। तो बेंजीन होता है C6H6, तो किससे बनेगा, कार्बन से बनेगा, 6C6 होता है प्लस 3H2 गैस, इससे बनना है C6H6 लिक्विड। ये इक्वेशन 1 मान लो इसको, इसको ये इतना कर, इसका डेल्टा H बराबर हुआ, इसका डेल्टा H बराबर वाट, मतलब कितना होगा, यही क्वेश्चन है मेरा, इसका डेल्टा H हमें पता करना है। तो हमें दिया हुआ क्या तरीका, उसी की मदद से पता करेंगे। तो उसमें दिया हुआ है तुमको बेंजीन का दहन का एंथैल्पी जो है C6H6 प्लस क्या होगा, ये लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में, और इसका अगर बैलेंस जब करेंगे तो O2 में आएगा 6 प्लस 6/4, 6 प्लस 3/2, तो 15/2 आ जाएगा इसका, ये गैस हो गया। इससे बन जाएगा 6 CO2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड। इसका डेल्टा H का मान कितना था, माइनस 3267 2367 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये हो गया हमारा। दूसरा था फिर एक प्रतिक्रिया कार्बन का दिया हुआ था, C सॉलिड प्लस O2 गैस से बन गया CO2 गैस, इसका दिया हुआ है माइनस 393.5 दिया हुआ है, ये तुमको किलो जूल पर मोल। ये तीसरा इक्वेशन, इसको दूसरा मान लो, ये दूसरा हो गया, चलिए तीसरा। और फिर H2 का है तुमको, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ब्रिटन एंथैल्पी तो O2 के लिए जैसे बताए थे H2O पे एक माइनस से बैलेंस होगा, हाफ निकालना पड़ेगा। इसका डेल्टा H दिया हुआ -285.83 किलो जूल पर।
ये तुमको डाटा दिया हुआ है, इन तीनों के मदद से चार मतलब ये 2 3 4 जो इक्वेशन हुआ, 2 3 4 के मदद से पहला समीकरण को कैसे प्राप्त करें ये पहले जानना होता है। किसी में आप 2 से गुना करते हैं, किसी में 3 से गुना करके जो भी है इसको घटा जोड़ के ये प्राप्त करना है हमको। तो पहला समीकरण प्राप्त करेंगे क्या करना होगा हमको, पहला समीकरण में दिया हुआ 6c है यहाँ पर, और यहाँ पे कार्बन में देख रहे हैं 1 है, तो जाहिर है कि तुमको तीसरा जो समीकरण उसको 6 से गुना करेंगे तब 6c आएगा। तो दूसरा समीकरण को तीसरा समीकरण को 6 से गुना कर दें, 3h2 है और यहाँ 1h2 है, 3 से गुना कर दें चौथा को और उन दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा तुमको, ऐसे कर सकते हो यहाँ पे जोड़ के। तो उसके बाद जो है तुमको पहला समीकरण को अगर तुमको देखो ये बेंजीन जो है तुमको ये तुमको बायां साइड में है इसमें, और इसमें जो बनाना है वो दाहिना साइड, इसको माइनस कर देंगे तो एक बेंजीन है तो बाकी सब कैंसिल हो जाएगा और तुमको ये जो है तुमको प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि दूसरा समीकरण को 6 से गुना करें, दूसरा समीकरण को सेकेंड इंटू थर्ड को कितना गुना करते हैं, थर्ड इंटू 6 प्लस 3 गुना सेकेंड फोर्थ गुना 3, ऐसा कर जोड़ का चिन्ह दे ही दी। तो इससे क्या हो जाएगा तुमको देखो क्या हो जाएगा, पहला जो है इसको 6 से गुना करेंगे तो 6c हो जाएगा यहाँ पर 6c और 6c हो जाएगा और 6c प्लस तुमको 6O2 गैस, तो O2 का फिर यहाँ से भी जोड़ेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे ना फिर मतलब H2O वाला तो उसको भी जोड़ेंगे तुम्हारा, तो इसको जोड़ सकते हो। जैसे क्या हो जाएगा 6c प्लस H2 में 3 से गुना करेंगे, 3H2 नीचे वाला ले लीजिए और प्लस 3/2 और कितना है O2 है उधर मतलब कि 6 और 6 और 3/2 15/2 कितना जाएगी 15/2 O2 गैस, और इससे क्या बन जाएगा तुमको 6CO2 बन जाएगा गैस और प्लस 3H2O लिक्विड, और इसको डेल्टा H में भी क्या करोगे, इसका डेल्टा H हो जाएगा माइनस 6 गुना 393.5 और माइनस 3 गुना 283 है ना 285.832, इससे इसका डेल्टा एच निकल जाएगा। अब इसमें पहला समीकरण को घटा देंगे तो ये तुमको इसका उष्मा क्या हो जाएगा निकल जाएगा। पहला समीकरण को इस समीकरण में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 प्राप्त होता है, समीकरण 1 प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है डेल्टा एच कितना है, इसमें जोड़ करके इसका डेल्टा को खाली घटा देना है उसको, तो डेल्टा एफ एच नॉट C6H6 लिक्विड का बेंजीन का क्या हो जाएगा, यही मेरा क्वेश्चन था। तो 6 गुना इसको इसमें खाली घटाएंगे उसका, तो इसका हो जाएगा तुमको -6 इंटू 393.5 माइनस 3 गुना 283.83 और उसका कितना है उसका -3267 -3267 किलो। तो इसका जोड़ सकते हैं आंसर कितना आएगा, कितना आएगा 3267 क्वेश्चन ही दे रहे ब्रिटेन एंथैल्पी इसका जो है तुमको आंसर है दिया वाला माइनस ब्रिटेन एंथैल्पी 48.51 किलो जूल। यही होगा, देखो वो तो कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आ जाएगा। एक ये विधि हो गया। दूसरा विधि तुमको बताया था कि एंथैल्पी ऑफ किससे निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की मदद से। देखो यही काम को हम लोग कर सकते थे, जैसे कि बेंजीन का हमको निकालना, ब्रिटेन एंथैल्पी निकालना है, तो देखो जैसे दूसरा विधि से बनाते हैं इसको। तो इसमें जो है तुमको कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके उसका आंसर को निकाला जा सकता है इसमें भी। और तो इसमें जैसे हेस का नियम लागू करके जैसे बताया गया था कि अलग अलग चरण में होता है, उसको बात जोड़ करके जो उसका है एंथैल्पी का मान को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब है तुमको इसके बाद निकालना है
विरचन इंथैल्पी हो गया, दहन इंथैल्पी में तुमको जो एक इसको और एक विधि से बताते हैं। पहले इस उदाहरण को एक और विधि से बता देते हैं। जो भी CH4 में बताया था वही काम करेंगे फिर से। तो C6H6 तुम्हारा था सेकेंड विधि है, इसी का द्वितीय विधि, सेकेंड मेथड। C6H6 लिक्विड प्लस था तुमको सर 15 बटे 2 O2 था ना गैस, इससे बन जाएगा 6CO2 गैस, 6CO2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड, डेल्टा H बराबर माइनस 3267 किलो जूल। ये था। अब देखो इसका डेल्टा H निकालने के लिए बताए थे अभी थोड़ा देर पहले मानक विरचन इंथैल्पी में, ये किसी प्रतिक्रिया का डेल्टा H जो होता है वो प्रोडक्ट का विरचन इंथैल्पी, जैसे कि यहाँ 6CO2 6 इंटू डेल्टा FH नॉट CO2 का अब प्लस 3 गुना डेल्टा FH नॉट H2O का। और अब प्रोडक्ट का हो गया प्रतिफल का, अब रिएक्टेंट करना है माइनस डेल्टा FH नॉट C6H6 लिक्विड, O2 का तो होगा ही नहीं, कितना के बराबर होगा। और ये हमको जो है इसका विरचन में दिया हुआ माइनस 3267, यही दिया हुआ माइनस 3267 किलो जूल बराबर क्या होगा तुमको 6 गुना माइनस 393.5 O2 वाला, फिर H2O का हो गया 3 गुना माइनस कितना होगा 285.83, और ये हमको निकालना है माइनस डेल्टा FH नॉट C6H6 लिक्विड का निकालना, ये इधर चला जाएगा सीधा, तो इस इधर क्या आ जाएगा घट के निकल जाएगा इसका वैल्यू। तो इसको जैसे लिख लेते हैं यहाँ पे डेल्टा FH नॉट C6H6 लिक्विड बराबर क्या होगा, इसको इधर ले आइए, आपका प्लस में 3267 हो जाएगा, तो माइनस 6 इंटू 393.5 माइनस 3 इंटू 285.83 और प्लस कितना 3267, यही हो गया। और दैट्स इक्वल टू कितना, आंसर कितना 47, कितना आया था आंसर नीचे इसका सर दोनों विधि से एक ही आएगा, कितना है 48 मिनट क्या जो भी है इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा, तो इसको कैलकुलेट करके निकाल सकता है, यही होगा तुमको दहन का इंथैल्पी। अब है तीसरा हम लोग देखेंगे जो कि कलन इंथैल्पी है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो दूसरा विधि से बनाना थोड़ा आसान रहता है क्योंकि प्रतिक्रिया को जोड़ के बगैर के लिखना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट आ जाता है इससे। अब लेकिन इसमें इंथैल्पी ऑफ जाहिर फॉर्मेशन दिया हुआ होगा तभी इसका काम आप कर सकते हैं। गठन की इंथैल्पी या विरचन की इंथैल्पी जिसको करते हैं उसका मान होगा तो बना सकते हैं, नहीं तो फिर पहला विधि से बनाना होगा, तो पहला विधि भी जानना जरूरी है। दूसरा विधि जो छात्र को शॉर्ट पड़ता है तो बहुत से प्रश्न बनाने में आपको हेल्प करेगी। अब है तुमको इसके बाद है तुमको मानक दहन इंथैल्पी हो गया। अब है इसके बाद तुमको चौथा नंबर और तीसरा नंबर होगा कनन इंथैल्पी। कनन इंथैल्पी को इंग्लिश में कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एटम प्राप्त करना, अगर जो भी तुमको है परमाणु प्राप्त करना किसी भी और गैसीय प्रावस्था में, तो उसमें जितना ऊष्मा मुक्त होगा उसे हम लोग उसकी कनन इंथैल्पी कहेंगे। तीसरा नंबर हो गया कनन इंथैल्पी, ये हो गया इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ATOMISATION, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो इसका हो जाएगा किसी परमाणु के एक मोल को गैसीय प्रावस्था में उसके प्राकृतिक अवस्था से प्राप्त करने में
प्राप्त करने में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, उसे उस परमाणु की कनन एंथैल्पी कहते हैं। कनन एंथैल्पी कहते हैं। तो कनन एंथैल्पी क्या हुआ, जब कोई परमाणु जो है जिस अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है, उससे उसको उस परमाणु का एक मोल गैसीय अवस्था प्राप्त, जैसे सोडियम। तो सोडियम जो होता है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है प्रकृति में, ठोस है। इससे उस अगर देंगे, इसको बनाना है, इसको गैसीय रूप में प्राप्त करना, इसमें कुछ ऊष्मा देना पड़ता है ठोस से गैस बदलने के लिए। तो इसमें जो ऊष्मा लगेगा ये होता है तुमको उष्मा धनात्मक बनेगा, जैसे डेल्टा AH भी कर सकते हैं एटमाइजेशन के लिए, डेल्टा AH नॉट। ये होता है तुमको 108 किलो प्रति मोल। तो ये तुमको 108 किलो जूल उष्मा देने से एक मोल सोडियम को, सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में परिणत हम लोग कर सकते हैं। तो ये सोडियम का क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो गया। दूसरा जैसे कह सकते हैं H2 तुमको है, जैसे H2 होता है, तो H2 तो गैस के रूप में पाया जाता है और इसको H परमाणु बदलना है, H गैस में बदलना है। तो जाहिर है कि इसको उष्मा देना पड़ेगा, तो ये हाफ H2 से बैलेंस कर लीजिए। तो ये हो जाएगा तुमको डेल्टा H, इसमें जो उष्मा लगेगा आपका हो जाएगा 218 किलो, 218 किलो के आसपास लग जाएगा इसमें। क्योंकि एक मोल बनाया है बुक में, जैसे एक मोल बंधन को तोड़िएगा इसमें तो 2 मोल बन जाएगा। एक मोल में 235 लगेगा तुमको, 218 लगेगा, और दोनों को जब बंधन तो 435 के आसपास होगा। तो ये तुम्हारा हो गया। इसी तरह से Cl2 जैसे Cl2 को भी तोड़ेंगे, जैसे Cl2 है तो हाफ Cl2 गैस, इससे अगर तुमको Cl गैस बनाना है तो इसको विभाजन करना होगा। ये भी डेल्टा AH इसका जो नॉट हो गया, ये होता है कि 121 किलो, 121 किलो। तो ये सब क्या कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ कनन एंथैल्पी। क्या इसमें सीखा कि अगर जो प्राकृतिक अवस्था पाया जाए उससे एक मोल उस परमाणु का गैसीय रूप में प्राप्त है, परमाणु का प्राप्त करना है। और जैसे या ठोस अवस्था में तो उसको गैस बदलिए, या तोड़ के बनाइए, या उसको ठोस से गैस बदलिए, द्रव है तो भी उसको गैस बदलिए। और इस तरह से जो उष्मा लगेगी गैसीय रूप में प्राप्त करने में, यह उसका कनन एंथैल्पी कहलाता है। तो कनन एंथैल्पी का ये तुमको परिभाषा भी हो गया। इसके बाद है तुमको जैसे कि बंधन एंथैल्पी। जैसे कनन एंथैल्पी जो तुमको होगा, कनन एंथैल्पी जो परमाणु प्राप्त करते हैं, तो एक तुमको होता है फिर इसका बंधन के साथ, बंधन को भी इसमें क्या कर सकते हैं, बंधन एंथैल्पी। जैसे बंधन को तोड़ के भी क्या करते हैं, जैसे CH4 है तो कार्बन और हाइड्रोजन का 4 बंधन है इसमें, सिंगल बॉन्ड। जैसे O2 है तो O में O और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जैसे H2 है आपका, तो H2 से बंधन को तोड़ के क्या प्राप्त कर रहे हैं हम लोग, जो कि कनन एंथैल्पी प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे कि तुमको परमाणु आबंध को किसी को तोड़ने में जो उष्मा देना पड़ता है, जो एंथैल्पी परिवर्तन, आबंध तोड़ने में आपको उष्मा बाहर से देना पड़ता है, और आबंध जब बनता है तो वही उष्मा मुक्त होती है, दोनों का मान बराबर होता है। तो आबंध एंथैल्पी जो है तुमको जो डिफाइन किया गया यहाँ पर कर सकते हैं, एक प्रकार से तोड़ने के आधार पर भी कर सकते हैं। तो इसको जैसे है तुमको चौथा नंबर लिख सकते हैं पॉइंट इसमें, आबंध एंथैल्पी। आबंध एंथैल्पी आबंध एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी किसी रासायनिक बंधन के एक मोल को तोड़कर उसके परमाणु को गैसीय रूप में प्राप्त करने में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, कनन, उसे तुमको आबंध एंथैल्पी कहते हैं।
उसके आबंध एंथैल्पी कहते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे एच एच बॉन्ड को तोड़ेंगे, एच एच बॉन्ड का जैसे कि एक मोल लीजिए, एच सिंगल बॉन्ड एच है, तो इसमें बंधन कितना ऊष्मा लगेगा, इसका जो आबंध एंथैल्पी होगा एच एच बॉन्ड को एक मोल तोड़ेंगे, इसका लगेगा तुमको 435, इसका आबंध को तोड़ेंगे क्या बन जाएगा 2H बन, एच एच गैस है, एच सिंगल बॉन्ड गैस है, H2 गैस हुआ, इससे तोड़ेंगे 2H गैस बनेगा। इसका जो डेल्टा ऊष्मा तो देना पड़ेगा, तो प्लस में ही होगा, ये ऊष्मा शोषी होगा 435 किलो जूल हो गया प्रति मोल। और जैसे कि तुमको ये तुमको हो गया, इसका मान हो गया। इसी तरह से हर बंधन का अपना अपना क्या होगा, उसको तोड़ने में ऊष्मा लगेगा, तो ये तुमको उसके आबंध एंथैल्पी होगी। अब जैसे कि एक है तुमको एक औसत बंधन एंथैल्पी है, जैसे CH4 है, CH4 में कार्बन हाइड्रोजन के 4 बंधन होते हैं, तो अगर इसको फिर तोड़ेंगे तो C सॉलिड C गैस प्लस 4H गैस हो जाएगा, इसमें 4 बंधन टूट रहा है, तो इसका जो एंथैल्पी चेंज होगा, इसका एंथैल्पी चेंज होगा, तुमको इसको तोड़ने में 1665 किलो जूल लगेगा इसका। लेकिन ये तो 4 मोल टूटा, तो औसत जो बंधन एंथैल्पी होगा, ये 4 का होगा, तो औसत बंधन एंथैल्पी CH का, इसका 4 1656/4 हो जाएगा, 1665/4 416 होगा। लेकिन ये औसत होगा, तो इस सब में तोड़ने में से देखो पहले से तोड़ेंगे तो उसमें अलग लगेगा, CH4 से तोड़ेंगे तो CH3+H बनेगा, उसका बंधन एंथैल्पी थोड़ा सा अलग होगा, 416 से तुमको अलग होता है, फिर दूसरा तोड़ेंगे, तीसरा तोड़ेंगे, इस प्रकार सबका बंधन एंथैल्पी अलग अलग होगा, लेकिन इसका औसत मान कितना आएगा 416 आएगा, लेकिन सबका मान वो अलग अलग है। इसका जैसे इसका मतलब ये भी हुआ, एक ही प्रकार का बंधन अगर अलग अलग तुमको यौगिक में है तो उसका मान अलग अलग हो सकता है या होता है। तो उसका जो औसत बंधन ऊर्जा के बारे में हम लोग बात करते हैं कि एक बंधन तोड़ने पर कितना ऊष्मा मिलेगा। एक और बात बता दें, इसमें बंधन जो तोड़ना और बंधन बनना दोनों विपरीत है, तो किसी भी प्रतिक्रिया का एंथैल्पी निकालना हो तो उसका जो है प्रतिकारक के बंधन एंथैल्पी में अभिक्रिया की एंथैल्पी बराबर लिख सकते हैं, अभिक्रिया की एंथैल्पी बराबर प्रतिकारक की बंधन आबंध एंथैल्पी, प्रतिकारक ध्यान है इसमें, प्रतिकारक का जो उल्टा है, प्रतिकारक की आबंध, प्रतिकारक को पूरा बनाइए, जितना आबंध है उतना सबका एंथैल्पी दे दिया, माइनस प्रतिफल की बंधन, प्रतिफल की बंधन एंथैल्पी, बंधन एंथैल्पी इसका देना होगा। तो इस रूप में क्या होगा, तुमको ये तुमको आबंध एंथैल्पी से मिल सकता है, तुमको ये प्रतिक्रिया की एंथैल्पी प्राप्त हो सकती है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब है तुमको जालक एंथैल्पी, ये तुम्हारा 4 नंबर था, 5वां हो जाएगा तुमको जालक एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। कोई ठोस जो है तुमको एक विशेष प्रकार की व्यवस्था में क्या रहता है, तुमको स्थित रहता है, जिसमें कि उसके अलग अलग, अगर आयनिक है तो उसके अलग अलग आयन क्या होंगे, एक विशेष व्यवस्था में, एक विशेष आकृति में ठोस रूप में क्या होते हैं, वो बने हुए रहते हैं। उस जालक को तोड़ करके उसको जालक कहते हैं, वो जो कि व्यवस्था होती है, किसी ठोस की अपनी एक व्यवस्था होती है जिसमें वह पाया जाता है, जिसको हम लोग जालक कहते हैं। इस जालक को अगर तोड़ना चाहे, तोड़ करके गैसीय रूप में परमाणु को प्राप्त कर लेना है, तो एक मोल को तोड़ने में जितना हम लोग को एंथैल्पी परिवर्तन होगा वह उसकी जालक एंथैल्पी कहलाएगी। तो किसी पदार्थ का या किसी ठोस के एक मोल को उसके जालक को से तोड़ के उसके गैसीय रूप में उसके परमाणु को प्राप्त करने का जो भी एंथैल्पी होगा उसे उसका जालक एंथैल्पी कहते हैं। उसको 5वां नंबर ले सकते हैं, इसको जालक एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी किसी आयनिक ठोस के एक मोल को उसके गैसीय आयन के रूप में, उसे आयन या परमाणु के रूप में बदलने
में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, रैली में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे जालक एंथैल्पी कहते हैं, उसे जालक एंथैल्पी कहते हैं, उसे जालक एंथैल्पी कहते हैं। तो जितना परिवर्तन होगा उसको हम लोग जालक एंथैल्पी कहेंगे। तो जालक एंथैल्पी का जो मान होगा तुमको तो जालक एंथैल्पी कहेंगे। जैसे कि अब है तुमको इसमें जालक एंथैल्पी में क्या हो जाएगा, जैसे कि तुमको जैसे सोडियम क्लोराइड है, NaCl सॉलिड है, तो ये तुमको जबकि इसको जालक एंथैल्पी से टूट जाएगा Na प्लस क्या बन जाएगा एक गैस के रूप में, Na मतलब कि Na गैस प्लस Cl गैस, इस रूप में जब प्राप्त हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा तुमको, या Na प्लस आप प्लस Cl माइनस कर सकते हैं, Na प्लस और ये तुमको Na प्लस और ये Cl माइनस, इसको जो प्राप्त कर लेगा इसको कहेंगे हम लोग लैटिस एंथैल्पी कहेंगे। ये हो गया तुमको डेल्टा लैटिस H नॉट बराबर इसका होता है तुमको, इसको तोड़ने में 788 किलो जूल का उष्मांतर इसमें परिवर्तन होगा, 788 किलो जूल का। और इसको जैसे कि इसको निकालना का है तुमको, तो इसको जैसे कि तुमको चाहो तो इसको इसका जो एंथैल्पी ऑफ जैसे फॉर्मेशन है, जैसे कि इसका तुमको अगर पूरा लिखना चाहें इसको एक बॉर्न-हेबर चक्र लिखते हैं, बॉर्न-हेबर साइकिल साइकिल बॉर्न-हेबर चक्र। तो देखो इसमें क्या है, इसका पूरा ऊष्मा को कैसे कैसे होता है, बहुत सा चक्र में होता है। देखो जैसे कि Na तो सॉलिड रूप में रहता है प्लस हाफ Cl2 ये गैस रूप में है, और इससे बनेगा तुमको अगर NaCl सॉलिड होगा तो ये एंथैल्पी ऑफ क्या कहलाएगा, डेल्टा HF कहलाता है, ये डेल्टा FH NaCl होगा, दैट इज माइनस 411 किलो जूल पर मोल होता है, माइनस 411 किलो जूल पर मोल होगा। लेकिन इसका जैसे पूरा जो मतलब बनने का प्रक्रम है, और लैटिस क्या होता है, लैटिस जब बनेगा तुमको ये इसको गैस में मुक्त होता है, ये सॉलिड से बना हुआ है और ये गैस के रूप में आयन से बनेगा, तो वह तुमको लैटिस कहलाएगा। तो उसमें इसमें देखो कैसे कैसे उष्मा होगी, इसको हम लोग पूरा लिखते हैं। Na जो है तुमको, Na का यहाँ पर क्या है, सॉलिड है। Na सॉलिड से पहले क्या बनेगा तुमको, Na सॉलिड को जब आप उष्मा दीजिएगा ये पहले बनेगा Na गैस में बनेगा, तो इसमें 108 ये जो सब्लिमेशन उद्दीपक है 108 किलो उष्मा लगेगा आपको। फिर क्या है, Na सॉलिड से Na और इसको फिर जो है तुमको Na प्लस इसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आयनिक एंथैल्पी, तो 496 किलो जूल अगर दीजिएगा इसको 496 किलो जूल, तो क्या मिलेगा तुमको, ये तुमको Na प्लस गैस में बदल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाएगा। अच्छा जी, प्लस इधर और अब इधर लाइए, Cl2 है यहाँ पर, तो Cl2 है तुमको, तो Na से क्या बन गया तुमको, Na सॉलिड यहाँ है ना, ये Na है तो Na सॉलिड हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है तुम्हारा Cl2, ये Cl2 है, तो Cl2 को पहले बनाएंगे, यहाँ पर Cl2 है जैसे की तरफ, तो Cl2 से पहले क्या बनाना होगा हमको, Cl2 से पहले Cl बन जाए 121 किलो जूल लगेगा तुमको, इसको Cl गैस बन जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा ये Cl गैस, और यहाँ पर जब देंगे माइनस 348 किलो जूल लगेगा, ये तुमको माइनस में होता है ध्यान रहे, और तो इसमें मुक्त होगा, तो ये तुमको Cl इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो गया, तो Cl माइनस Cl Na गैस बन गया प्लस Cl गैस बन गया, और ये जो तुमको है अब यहाँ से इसको जो है तुमको ये लैटिस हो जाएगा, तुमको डेल्टा लैटिस H तुमको ये हो जाएगा, जो इसका मान हो जाएगा, तो इससे तुमको इसका मान आ जाता है तुमको 788 के आसपास आ जाएगा इसका, तो डेल्टा लैटिस का मान तुमको यहाँ पर ये निकाल सकते हैं, तुमको 788, इसको जैसे ये अननोन रहेगा इसको निकाल सकते हैं, इसका अगर ये नहीं पता है तो लैटिस का, तो ये सब पता रहेगा तो लैटिस निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग जो हेस लॉ लगाएंगे तो यहाँ पर सब ऊष्मा को जोड़ते जाएंगे। देखो जैसे क्या करेंगे, तो अगर लैटिस निकालना है हमको, तो Na इसका पहले 108 डेल्टा लैटिस अगर तुमको निकालना है तो इसका क्या होगा, डेल्टा पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डेल्टा लैटिस निकालने के लिए क्या करेंगे 108 जोड़ कितना लगा, फिर इसका लिख लो, फिर 496 और फिर उधर 121 लगा उधर माइनस 348 और प्लस डेल्टा लैटिस HNaCl सॉलिड, अब बराबर कितना माइनस 411,
जो कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ से इसका वैल्यू क्या होगा, निकल गया डेल्टा लैटिस का, जो कि डेल्टा एच लैटिस कितना आ जाएगा मेरा, डेल्टा लैटिस एच बराबर NaCl का बराबर 788 किलो जूल आ जाएगा। तो ये तुमको इस ढंग से, इस साइकिल की मदद से तुमको पूरा चक्र में ये निकल जाएगा। और डायरेक्ट इसको निकालने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट जब बनता है तो तुमको ये 100 मतलब किस रूप में आ जाएगा, Na प्लस गैस और Cl माइनस तो सॉलिड के रूप में मुक्त होता है। जैसे Na प्लस किस रूप में मुक्त होगा, सॉलिड के रूप में, तो डायरेक्ट क्या नहीं कर पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे उसका। तो इस चक्र के द्वारा लैटिस एंथैल्पी, इसका जालक को, तो किसी जालक को तोड़ने में जितना ऊष्मा देना होता है वह, जिससे कि वह उसके जो परमाणु है या आयन है वह गैसीय रूप में मुक्त हो जाए, वह कहलाता है उसका जालक एंथैल्पी कहलाएगा। अब है जालक एंथैल्पी के बाद है तुमको एक है तुमको विलयन की एंथैल्पी। जब विलयन में किसी चीज को डालते हैं, मतलब विलायक में जब किसी विलेय को डालते हैं तो वह क्या होता है, उसका जालक टूटता है। अगर ठोस को डालें, आणविक ठोस है तो उसका जालक, पहले जालक टूटेगा, जालक टूटने के लिए जालक एंथैल्पी के बराबर ऊष्मा चाहिए, और उसके बाद उसके जो आयन है वह जल के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया, जल के साथ उसके जो अन्योन्य क्रिया होती है, तो वह तुमको एक पस उसके साथ, जल के साथ वह जुड़ता है, तो उसमें तुमको कुछ ऊष्मा मुक्त होती है, जिसको हम लोग कहेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। मतलब जल है तो जल के साथ अगर है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कहलाएगा। और उन दोनों के जोड़ से क्या होगा, विलायक योजन भी कर सकते हैं, अगर जल नहीं है तो विलायक योजन एंथैल्पी कहिए उसको। तो उन दोनों के मिलने से क्या बनता है, विलयन एंथैल्पी। तो किसी पदार्थ के एक मोल को अगर क्या कर दें हम लोग, एक मोल को किसी विलायक में, किसी विलेय के एक मोल को उसके विलायक में घोलने पे जो एंथैल्पी परिवर्तन होती है उसे हम लोग विलायक, विलयन की एंथैल्पी कहेंगे। तो ये तुम्हारा है 5वां नंबर, 6ठा नंबर होगा शायद, 6ठा नंबर होगा विलयन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। किसी पदार्थ के एक मोल को किसी विलायक में घुलाने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे हम लोग विलयन की एंथैल्पी कहते हैं, उसे विलयन की एंथैल्पी कहते हैं, उसको हम लोग विलयन की एंथैल्पी कहते हैं। तो जैसे कि अगर तुमको कोई ठोस है, तो ठोस है तुमको जैसे AB है, तो उससे क्या होगा, तुमको उसको जब विलयन में डालेंगे, जैसे वाटर में जनरली डालते हैं लोग, तो अगर तुमको ठोस है कोई तो डेल्टा H, डेल्टा सॉल्यूशन इसको कहेंगे, विलयन कहेंगे, तो डेल्टा सॉल्यूशन H AB का अगर है कोई ठोस AB नाम का, जैसे NaCl नाम, चलिए NaCl जो होगा AB, तो ये क्या होगा तुमको बराबर क्या हो जाएगा, तुमको डेल्टा, पहले इसका लैटिस एंथैल्पी होगा, डेल्टा लैटिस जालक H NaCl, फिर इसके जालक को तोड़ना होगा, और फिर तुमको जो है प्लस डेल्टा हाइड्रेशन मतलब जल के परमाणु के साथ जब ये हाइड्रेट होता है, डेल्टा H NaCl के जोड़ के बराबर होगा। ये तुमको दोनों चीज का मतलब क्या हुआ तुमको, तो विलयन एंथैल्पी बराबर जालक एंथैल्पी प्लस जलयोजन एंथैल्पी या विलायक एंथैल्पी। तो देखो यहां पे लिखते हैं विलयन एंथैल्पी बराबर जालक एंथैल्पी प्लस विलायक योजन एंथैल्पी। विलायक योजन जल रहेगा, जल योजन कह सकते हैं इसको, विलायक योजन एंथैल्पी, विलायक योजन एंथैल्पी। विलायक योजन एंथैल्पी जैसे क्या बनता है, जैसे इसको और थोड़ा डिटेल करें, जैसे कि AB है तुमको, तो AB जैसे तुमको है, पहले AB सॉलिड होगा अगर तुमको, या NaCl ही है एग्जांपल, NaCl पहले क्या है, सॉलिड है, NaCl सॉलिड है, तो ये तुमको क्या बन जाएगा, तुमको जल इसका लैटिस टूटेगा तो Na प्लस ये तुमको गैस
और प्लस Cl माइनस गैस में आएगा। फिर ये तुमको जो है यहाँ पर जब देंगे, ये जो विलायक योजन एंथैल्पी होगा तो इसके जो अणु हैं Na प्लस और इसके क्या हो जाएगा कि पानी में जब जाएगा, दोनों का जब पानी में क्या करेंगे तो मिक्स करेंगे प्लस H2O में, तो ये क्या बनेगा Na प्लस एक्वस और प्लस Cl माइनस एक्वस। तो ये जो तुम्हारा हो गया, इसको हम लोग कहते हैं जल विलायक योजन एंथैल्पी। इसमें लैटिस एंथैल्पी हो गया, इसमें लैटिस टूटा, ये हो गया तुमको लैटिस टूटना, लैटिस एंथैल्पी हो गया इसमें। और ये तुमको हो गया विलायक योजन एंथैल्पी या जल योजन एंथैल्पी। और इन दोनों के जुड़ने से ये तुमको बन गया ये बिलियन एंथैल्पी हो गई। ये क्या हो गया तुमको बिलियन एंथैल्पी हो गई, NaCl का बिलियन एंथैल्पी हो गई। तो ये जो तुम्हारा हो गया, पहले तुमको जालक एंथैल्पी से टूटा, फिर ये तुमको इसके एक्वस के साथ जुड़ा, और ये तुमको क्या होगा तुमको, तो जहां तक कि इसका मान का बात करें तो डेल्टा बिलियन या बिलियन NaCl का अगर करें, डेल्टा बिलियन HNaCl का अगर करें सॉलिड का, बराबर हो जाएगा तुमको लैटिस एंथैल्पी, जैसे 788 होता है किलो जूल जालक, और माइनस 784 होता है ये तुमको ये जल योजन, तो दैट इज 4 किलो जूल तुम्हारा इसका मान आएगा बिलियन NaCl के बिलियन एंथैल्पी का मान 4 किलो जूल आ जाएगा। तो तुमको ये दोनों के जोड़ के बराबर है। ये है तुमको अब लास्ट में तुमको थोड़ा जैसे तनुकरण है, जैसे पानी डालते जाते हैं, तो पानी का अगर जैसे जैसे अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, तो जैसे आयनिक ठोस ना हो, जैसे कि Cl वगैरह है, तो उसमें जो है तुमको अबंध क्या हो जाता है तुमको, पानी डालने पर जो जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो उससे ऊष्मा क्या होती जाती है, उसमें जो है तुमको एंथैल्पी का परिवर्तन होता है। यह कहलाती है तनुकरण एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ डायल्यूशन। ये कम नंबर होगा, छठा सातवां होगा तनुकरण एंथैल्पी। और जैसे कि बहुत जब इन्फिनिटी मात्रा डाल देंगे तो वो बिलियन बन गया, बहुत अधिक मात्रा हो गया तो वो हो गया तुमको बिलियन हो गया। और इसमें जैसे है क्या चीज की कम मात्रा रहेगा तो उसको तनुकरण कहेंगे, तनुकरण एंथैल्पी। तो ये सातवां है तुमको तनुकरण एंथैल्पी। तनुकरण एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। इसका डाटा देखो मोबाइल में होगा थोड़ा। तो किसी अणु को जल में डालकर तनु करने की प्रक्रिया, तनु करने की प्रक्रिया में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे तनुकरण एंथैल्पी कहते हैं, उसे तनुकरण एंथैल्पी कहते हैं, उसे तनुकरण एंथैल्पी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए है तुमको HCl, जैसे HCl प्लस 10 एक्वस दे दिए, 10 एक्वस में जल दे दिए, इससे बन जाएगा HCl डॉट 10 एक्वस। इसका डेल्टा H कितना हो गया 69.01 है, तो 69 किलो इतना लग जाएगा। लेकिन अब इसके मात्रा बढ़ाते जाइए, देखिए मात्रा कुछ डेल्टा H का मान बढ़ते जाएगा। HCl प्लस 25 एक्वस है, 25 एक्वस है तो HCl डॉट कितना हो गया 25 AQ, इसका मान हो जाएगा डेल्टा H का मान हो गया माइनस 72.03 किलो जूल हो गया, 72 हो गया। अब इसी में फिर दिया हुआ तुम्हारी किताब में जो डाटा लिखा हुआ है उसी को मैं नोट कर रहा हूं यहाँ पर, जो 25 है फिर 40 दे देंगे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। HCl डॉट 40 एक्वस कितना हो गया माइनस 72.79 किलो जूल उसमें लगेगा। अब से इन्फिनिटी दे दें, जो कि इन्फिनिटी में तो बहुत अधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा, HCl प्लस एक्वस अधिक मात्रा, अनंत अधिक मात्रा बहुत। तो ये तुमको HCl एक्वस हो जाएगा कंप्लीट, तो इसमें डेल्टा H हो जाएगा माइनस 74.85 किलो। ये तुमको एक बिलियन का एंथैल्पी, मतलब इसका जो बिलियन पूरा घुल गया तो ये तुमको तनुकरण मतलब कि पूरी तरह हो गया। तो ये तुमको जैसे जैसे होता है उसका जैसे जैसे उसके साथ इंटरेक्शन होता है और ऊष्मा क्या हो जाती है मुक्त होते जाएगी, क्योंकि बंधन बनता है
बंधन बनने की प्रक्रिया में कभी भी ऊष्मा मुक्त होती है, जैसे HCl और जल का बंधन बनना तो ऊष्मा यहाँ पर मुक्त होगी। जब किसी बंधन को तोड़ना पड़ता है तो ऊष्मा देना पड़ता है। तो ये तुमको बंधन को तोड़ने के लिए जो ऊष्मा लगती है दैट इज आबंध एंथैल्पी। और जब यहाँ पे बंधन जल और उसके बीच है तुमको HCl के बीच में एक तुमको जो इंट्रैक्शन फोर्स कहता है, जो अन्योन्य क्रिया होती है, उसके कारण उसका जो है तुमको ऊष्मा धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। जैसे जैसे इंट्रैक्शन बढ़ते जाएगा ऊष्मा का मान भी तुमको बढ़ते जा रहा है जल का अणु के आधार पर। तो ये तुमको तनुकरण एंथैल्पी हो गया। तो ये तुमको जो उदाहरण था उसको ही बताया, एक्सरसाइज से भी इसके क्वेश्चन बना सकते हो तुम। ये जो तुमको जो एंथैल्पी था, एंथैल्पी का सारा क्लास आज समाप्त हो गया। और इसके बाद हम लोग अब अगले लेक्चर में हम लोग एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से स्पॉन्टेनिटी होता है, किस प्रकार से कौन सी प्रक्रिया हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में किसी भी टॉपिक में पूछना हो, कोई समस्या हो रही है, पूरा क्लास कोर्स लेना हो तो राइट ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। तो इसी लेक्चर को समाप्त करें। चलो तो हो गया।